अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल दिया था होमवर्क 2011 दिसंबर का, और उसमें आपको मैंने सॉल्यूशन खुद दिया था। जो सॉल्यूशन मैंने दिया था उसमें अगर पहले बात कर लें तो इसमें एक एतराज जो कुमैल को आया वो ये आया कि ये कैसे पता चला कि फेयर वैल्यू थ्रू P&L है। तो उसमें पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या ये हमने जो इन्वेस्टमेंट की हैं इनका नाम तो नहीं लिखा, बस कहा है सर्टेन फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये किसी कंपनी की डेट सिक्योरिटीज हैं या किसी कंपनी की इक्विटी है, नहीं पता। लेकिन अगर किसी कंपनी के ये डेट सिक्योरिटीज होती हैं तो फिर हमने एंट्रीज करनी है, तो फिर इंटरेस्ट वगैरह की भी तो रेट दिया होता ना, फिर वो भी तो रेट होता। तो इसलिए ये डिवेंचर्स नहीं है फिर, तो ये हमारे किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए गए शेयर्स हैं। अच्छा, अब जब शेयर्स हैं तो फिर ये कैसे पता कि फेयर वैल्यू थ्रू P&L लगाना है कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI लगाना है? तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI के लिए जरूरी होता है कि वो जो शेयर्स हमने लिए हैं वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग ना हो। तो लिखा हुआ है सवाल के अंदर, ये जो रेट्स दिए ना एक्सचेंज, इनसे ऊपर वाले पैराग्राफ में, द अबव टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स आर क्लासिफाइड बाय GIL एज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। तो फिर ये OCI हो ही नहीं सकते, ये इसलिए फेयर वैल्यू थ्रू P&L है। एक पॉइंट इसमें यह था। दूसरा जो मैंने सॉल्यूशन दिया था उसमें तो कोई और मसला गालिबन नहीं है, मैंने कोशिश तो की है ब्रैकेट्स में सारा कुछ क्लियर लिखूं, लेकिन मैंने आपको एक बात ये की थी कि ICAP का सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, और उसमें जो उन्होंने ब्रैकेट के अंदर एक्सचेंज गेन लॉस अलग निकाला हुआ है। मैंने कल ब्रैकेट का वर्ड नहीं बोला था, मैंने आपको ये कहा था कि उन्होंने एक्सचेंज गेन लॉस और फेयर वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट किया हुआ है। तो आप चेक जरूर करिएगा कि वो कैसे किया हुआ। और दूसरी बात मैंने की थी कि उसके आखिरी एंट्री में गलती है, वो भी जरूर देखिएगा कि क्या गलती है। तो वो गलती मैंने बताई भी थी, गलती है कि ईयर एंड पे वो उसको फिर से फेयर वैल्यू पे अपडेट कर रहे हैं सेल वाले केस में, हालांकि वो नहीं हो सकता। जब बेच दिया तो बेच दिया, अपडेट किस बात का कर रहे हैं? तो ये उसमें एक गलती है। बहरहाल अगर सिर्फ समझाने के लिए, आप इसको सिर्फ नॉलेज के लिए समझ लें, जरूरत नहीं है किसी स्टैंडर्ड के अंदर, बस ऐसी एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं कि अगर हम ये देखना चाहें कि फेयर वैल्यू चेंज कितनी है और एक्सचेंज गेन लॉस कितना है, तो वो सामने जो बोर्ड पे कैलकुलेशन की है, ये मैंने जो पॉइंट 1 ट्रांजेक्शन है परचेज करने वाली, वो बता रहा हूं। ट्रेड डेट अकाउंटिंग में हमने ट्रेड डेट अकाउंटिंग के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स की वो 20,000 दिरहम की खरीदी, और उस वक्त जो दिरहम था वो 24 रुपए का था। अब हमने ईयर एंड पे उसको अपडेट करना है। फॉरेन करेंसी रेट चेंज हो रहा है, वो भी अपडेटेड होगा, उसका भी इफेक्ट आएगा, और जो फेयर वैल्यू चेंज हो रही है उसका भी इफेक्ट आएगा। तो 28 सितंबर को वो इन्वेस्टमेंट 20,000 दिरहम की थी, और ईयर एंड 30 सितंबर पे आके वो 21,000 दिरहम की हो गई, यानी 1000 दिरहम का गेन आ गया। अब इस 1000 दिरहम के गेन में फिलहाल एक्सचेंज रेट का चेंज होना मिक्स नहीं करते, तो फिर उतना ही कर लेते हैं जितना 28 तारीख को दिरहम था 24 रुपए का। तो 1000 दिरहम का गेन आया और उसको वही 24 से मल्टीप्लाई किया, तो 24,000 रुपए का फेयर वैल्यू, खालिस फेयर वैल्यू की वजह से गेन है। अब आते हैं एक्सचेंज पे जी। ये 30 सितंबर की बात कर रहा हूं, 30 सितंबर पे गेन लॉस निकालना है, 28 सितंबर पे थोड़ी निकालना है। अब आते हैं एक्सचेंज गेन लॉस पे। तो ईयर एंड पे हम खड़े हैं और फेयर वैल्यू का जो गेन लॉस आना था वो आ गया, वो कर लिया हमने इस्तेमाल। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि फेयर वैल्यू जो चेंज होनी थी हो गई, नई फेयर वैल्यू कितनी है? 21,000। चलो आगे चलते हैं। 21,000 दिरहम, इससे पहले हमारी बुक्स में कौन से एक्सचेंज रेट पे अकाउंटिंग हुई हुई है? 24 रुपए पे। अब ईयर एंड पे एक्सचेंज रेट कितना हो चुका? 23.5 रुपए। तो 50 पैसे का लॉस आ गया ना। तो इस 21,000 को 50 पैसे से मल्टीप्लाई करें तो एक्सचेंज लॉस आ गया, और नेट 13,500। 13,500 है जिसको हम फेयर वैल्यू गेन लॉस कह रहे हैं फाइनेंशियल एसेट्स का।
एक और डेट देख लें, 3 दिन आगे गुजर गए, 3 अक्टूबर का दिन आ गया, हमने फिर से फेयर वैल्यू अपडेट भी करनी है और एक्सचेंज पे का फर्क तो आना ही आना है इस पे। तो अभी अभी 30 सितंबर को हम एक्सचेंज रेट 23.5 करके हटें, तो उसी 23.5 को इस्तेमाल करते हुए फेयर वैल्यू 21,000 दिरहम से 21,500 दिरहम हो गई, यानी 500 दिरहम का इंक्रीज आया, गेन। तो वही 23.5 पे कन्वर्ट करेंगे तो इतने रुपए आएगा। ये वो गेन है अगर एक्सचेंज रेट चेंज ना होता, इसलिए मैंने ईयर एंड वाला रेट ले लिया। अब आगे फेयर वैल्यू कर ली अपडेट 21,500, एक्सचेंज रेट में कितना चेंज आया, 23.5 से बढ़ के 25 हो गया, तो 1.5 रुपए का गेन आया, तो ये एक्सचेंज गेन हो गया। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल गेन बनेगा 44,000। लेकिन आपको मैं फिर कह रहा हूं ये करने की जरूरत नहीं है, ये आप वैसे ही समझ लें कि जहन में कुछ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इग्नोर करें, मैंने कुछ नहीं कहा। तो सोल्यूशन जो मैंने दिया था उसको फॉलो करिएगा। जो आई कैप का था, एक तो ये कंपाउंड एंट्रीज करने की वजह से ना बहुत गन मच गया। जो मैंने अलग अलग करके दिए फिगर्स वही हैं, आपकी सारी फिगर्स टैली होंगी सिवाय आखिरी एंट्री के, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग की आखिरी एंट्री के अलावा बाकी आपकी सारी फिगर्स टैली होंगी। आई कैप के सोल्यूशन में कंपाउंड करने की वजह से गन ज्यादा मच गया है। तो ये एक सवाल होमवर्क हमने, बल्कि पास पेपर के 2 सवाल हो गए अब तक ना। चलें अब आगे चलते हैं। एक छोटा सा रिकैप, जो कल हमने इंपेयरमेंट शुरू की थी, क्योंकि इंपेयरमेंट करानी है मैंने अभी, तो इंपेयरमेंट का एक छोटा सा रिकैप ले लें। नॉर्मली जो IAS 16 वाले एसेट्स, IAS 38 वाले एसेट्स यानी PPE, इंटेंजिबल, इनकी इंपेयरमेंट जो हमने IAS 36 में पढ़ी थी, इंपेयरमेंट टेस्टिंग तब होती थी जब कोई हादसा होता था या कोई ऐसे हालात खराब होते थे कि हमें इंडिकेशन मिलती थी, फिर इंडिकेशन होती थी तो हम इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते थे, और फिर उसकी इंपेयरमेंट अगर रिकवरेबल अमाउंट कम आ रही है तो इंपेयरमेंट लॉस करते थे। यानी इंपेयरमेंट लॉस तब रिकॉर्ड होता था जब एसेट को नुकसान पहुंच चुका होता था, यानी उसकी या तो फिजिकल डैमेज आ चुका होता था, या मार्केट के हालात बदल गए होते थे, या गवर्नमेंट का रूल चेंज हुआ होता था, उससे बुरा असर पड़ेगा, यानी वो नुकसान का वर्ड नहीं सही, वो इवेंट हो गया होता था जिसकी वजह से हमें नुकसान होगा, तो हम इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करते थे। IFRS 9 की अप्रोच ये है कि अभी कोई हादसा नहीं हुआ, कोई मार्केट के हालात चेंज नहीं हुए, आप खुद ही सोचते रहे, परेशान, टेंशन लेते रहे, खुद ही बदगुमानियां करते रहे, अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर ट्रेन उलट गई तो क्या होगा, अगर पुल टूट गया तो क्या होगा, अगर जंग लग गई तो क्या होगा, यानी खुद ही ये हरकतें सोचते रहे। ये है एक्सपेक्टेड। तो इसमें जो पहले IAS 36 में पढ़ा था, बोलने के हवाले से कह रहा हूं बस, उसको हम ये कह सकते हैं कि वो इनकर्ड लॉस मॉडल है, यानी वो लॉस को तब अकाउंट फॉर करता है जब वो हो चुका होता है, जबकि IFRS 9 का जो इंपेयरमेंट का तरीका है वो एक्सपेक्टेड लॉस मॉडल है, यानी पहले खुद ही बुरा बुरा सोचते जाओ कि क्या पता ऐसे हो गया हो, क्या पता ऐसे हो गया हो, क्या पता ऐसे हो जाए, क्या पता ये हो गया हो, नहीं सॉरी, क्या पता हालात खराब हो जाए, क्या पता कंपनी डूब जाए, खुद ही सोचते रहे, और वो जो खुद ही नेगेटिव सोच रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटियां भी लगाते जाएं कि 30% चांस है कि कंपनी के हालात खराब हो जाएंगे, 40% चांस है कि मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। तो एक तो खुद भी बुरा सोचो, फिर उसको प्रोबेबिलिटीज भी लगा दो और उसके ऊपर कैलकुलेशन भी कर दो। ये IFRS 9 की अप्रोच है। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो बाकायदा सवाल सॉल्व करके बताया था वो क्रेडिट लॉस था। क्रेडिट लॉस ये था कि हमें कॉन्ट्रेक्चुअली जो कैश फ्लोज मिलने थे उनकी पीवी, और जो अब एक्सपेक्टेड है कि हमें इतने पैसे मिलेंगे उनकी पीवी, जो इनका डिफरेंस था वो मैंने क्रेडिट लॉस बताया था। ठीक है। फिर इसके अलावा मैंने ये कहा था कि इस क्रेडिट लॉस में चूंकि हम अंदाजे लगा रहे हैं कि 0.2 चांस है कि इतना नुकसान होगा, 0.5 चांस है कि इतना नुकसान होगा, तो हम चूंकि अंदाजे लगा रहे हैं प्रोबेबिलिटीज, तो जब उनका समेशन PX कर लेंगे, समेशन PX, लॉस और उसकी प्रोबेबिलिटी, हमें उम्मीद है कि 40,000 रुपए डूब जाएंगे, इसके चांसेस 0.3 है, तो 0.3 इंटू 40,000, और मजीद कोई उम्मीद नहीं है तो बस 0.3 इंटू 40,000,
लेकिन अगर 40,000 डूब जाएंगे 0.3 चांस हैं, 70,000 डूब जाएंगे 0.2 चांस हैं, 1 लाख डूब जाएगा 0.5 चांस हैं। तो फिर उन सब को मल्टीप्लाई करके सम, ये था एक्सपेक्टेड लॉस। फिर मैंने एक टर्म ये बताई थी कि अगर हम ये समझते हैं कि जिस कंपनी के डिवेंचर्स में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, डिवेंचर्स में शेयर्स में भी किया हो सकता है, हम इस टॉपिक को डिवेंचर्स की इन्वेस्टमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, शेयर्स पे ये एप्लीकेबल नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पे एप्लीकेबल नहीं है। ये क्या बता रहा था मैं? सर शेयर पे भी एप्लीकेबल नहीं है और डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ उस पे भी एप्लीकेबल नहीं है। हाँ जी, जिस कंपनी के डिवेंचर्स में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, उस कंपनी के हालात अगर खराब हो गए, हुए नहीं है अभी हुए नहीं है उस जी सर एक क्वेश्चन आ रही है जी जी आपने इसके स्टार्ट में स्कोप में लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल एसेट व्हिच आर द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंड, यानी शेयर पे एप्लीकेबल नहीं है। सर फिर नीचे आपने लिखा हुआ कि डेट इंस्ट्रूमेंट, तो सर ये डिबेंचर भी तो हमारा फाइनेंशियल एसेट है, दूसरे की लायबिलिटी है जी, तो सर ये डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं आ जाता? ऐसे ही है। तो फिर ये उसके ऊपर तो फिर एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। पूरा लाइन पढ़ो ना आगे। सर ऑफ अदर एंट्री एंड मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो बाकी दो तरीके भी तो है ना, एमोर्टाइज कॉस्ट वाला तरीका भी है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला तरीका भी है। अच्छा सिर्फ इस केस में नहीं होगा? ये मैंने सवाल नहीं दोहराया, दोहराने वाला नहीं था। हमने जिस कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, उस कंपनी ने वादे किए हुए कि हर साल आपको लेट से 2-2 लाख रुपए मिला करेगा और रिडेम्पशन के ऊपर 15 लाख वापस मिल जाएगा। वो अपना ये वादा क्यों पूरा नहीं कर पाएंगे? उनके हालात खराब हो जाएंगे। अच्छा, हालात खराब क्यों हो जाएंगे? एक तो 2021 के अंदर उस कंपनी की मैनेजमेंट चेंज होनी है क्योंकि डायरेक्टर्स के चेंज होने का वक्त आ गया है। दूसरा, 2022 में गवर्नमेंट चेंज होनी है। 2023 के अंदर वेदर फोरकास्ट ये है कि तूफान आने हैं। 2024 के अंदर फलाने मसले होने हैं। अच्छा, अब ये जो 3-4 मसले बताए ना मैंने, कंपनी की मैनेजमेंट चेंज होना ड्यू है, तूफान आना है, गवर्नमेंट ने चेंज हो जाए है, कोई प्रोडक्ट उनको बनाने का लाइसेंस मिला हुआ था, उस लाइसेंस ने खत्म हो जाना है। गवर्नमेंट ने पहले कह दिया कि फलाने साल में जाकर ये हराम करार दे दिया जाएगा। तो ये सारे हालात होने जा रहे हैं ना, ये सारे नौसतें एक ही साल में होनी है? नहीं, मैंने अलग अलग साल बोले हैं। तो हमने ये अंदाजा लगाया कि अगर मैनेजमेंट चेंज हो गई तो शायद 20,000 लॉस हो जाए, अगर मुल्की हालात चेंज हो गए तो इतना लॉस होगा, अगर ये हो गया तो इतना लॉस होगा, ये हो गया तो इतना लॉस होगा। ठीक है, हर मुख्तलिफ बुरे वाकये के साथ हमने एक लॉस सोच लिया और उस बुरे वाकये के साथ जो लॉस सोचा हर एक की एक प्रोबेबिलिटी लगा ली। वो बुरा वाकया जो अगले 12 महीने के अंदर होने जा रहा है, सिर्फ उस बुरे वाकये को सामने रखते हुए अगर एक्सपेक्टेड लॉस निकाला जाए तो उसको 12 मंथ एक्सपेक्टेड लॉस क्रेडिट लॉस कहते हैं। और अगर ये जो सारी नौजतें अगले पूरे 4-5 साल, उन सब को सामने रखते हुए एक्सपेक्टेड लॉस निकाला जाए तो ये लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है। ये मैंने कल 2 टर्म्स पढ़ा के क्लास एंड की थी, ये उसका रिकैप था। जो मैंने कल कैलकुलेशन करवा दी थी उसी हवाले से ही है। पेज 6 पे देखें, एक हेडिंग है 1.2 मेजरमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। 1.2 करके मेजरमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। इसमें जो 3-4 लाइनें लिखी है ना, ये सारी पढ़ लें। ये जो इंपॉर्टेंट करके डब्बा लिखा हुआ है ये रहने दीजिएगा, जो उससे ऊपर 3-4 लाइनें लिखी हैं, यानी एक लाइन फिर ए फिर बी फिर सी, ये सारी पढ़ लें।
जी, सर ये टाइम वैल्यू बनी यानी वो आपने ये जो कल मैंने डिस्काउंटिंग की थी, ठीक है डिस्काउंटिंग की थी ना, जी सर फिर एक और तरीका भी बताया था कि अगर हम वो जो बैलेंस आ रहा है उसी के ऊपर 40% लगा दे तो डिस्काउंटिंग की जरूरत नहीं है, तो की तो डिस्काउंटिंग थी ना। जी सर सर जो दूसरा बैलेंस पे आपने रेट लगाया था सर उस पे तो डिस्काउंटिंग हमें नहीं थी अगर बैलेंस पे लगा दें तो रेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैलेंस ही ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, वरना वैसे तो डिस्काउंटिंग करनी पड़ी थी ना। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये वही लिखा हुआ है जो कल हम कर चुके हुए हैं कि एक्सपेक्टेड लॉस निकालना कैसे है, ये वही जो मैंने कल करा दिया था, ये वही सारी लाइनें लिखी हुई हैं। ओके, चलिए जी, अब आइए आप पेज 4 के एंड पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस, और उसके नीचे बस एक पैराग्राफ है, हेडिंग है नंबर 1 एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस, और उसके नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ये भी सारी कहानी मैं आपको भी सुना चुका हूं, पढ़ लें एक दफा। इसको फिर हाल के रेट पे एक्सपेक्टेड लॉस को अपडेट भी करना है हमें करेंगे बाद इस पे। और इसके साथ चेंजेस इन एक्सपेक्टेड लॉसेस जी बिल्कुल, सर इस पे भी बात करनी है जी जी करनी। पढ़ लिया, ये वो है जो मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका। चले अब आगे चलते हैं कि हमने इन एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस के लिए करना क्या है। फॉर्मूला तो ये कॉन्सेप्ट तो बना लिया कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस, अब इनको करना क्या है। तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस की मेजरमेंट बढ़ा दी आपको, जो मैं कल समझा चुका था। रिकग्निशन पे आते हैं। अच्छा, मैंने आपको इसकी मेजरमेंट बताई जरूर है, लेकिन उम्मीद यही है कि सवाल में गिवन होगी, क्योंकि अब तक जितने सवालों में गिवन होती है। जो इनकी कैलकुलेशन है, मैं आपको उनकी प्रैक्टिस कल भी कराई है, अभी जो मैंने खुद सवाल बनाए हैं उनमें भी इनकी प्रैक्टिस आएगी, लेकिन वैसे चांस ये है कि आपको गिवन होगा। इसकी रिकग्निशन पे आते हैं। तो इसकी रिकग्निशन की दो अप्रोचेज हैं, एक जनरल अप्रोच है और एक सिंप्लीफाइड अप्रोच है। जनरल अप्रोच और सिंप्लीफाइड अप्रोच की अकाउंटिंग में फर्क नहीं है, सिर्फ एक बिल्कुल माइनर सा फर्क है। इसको मैंने नोट्स में ए कहा हुआ है, इसको बी कहा हुआ है। ये अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहले जनरल अप्रोच पे आते हैं। अच्छा, जहन में एसेट्स कौन से रखे हुए, किन एसेट्स को पढ़ रहे हैं हम? वो फाइनेंशियल एसेट्स जो दूसरे की फाइनेंशियल लायबिलिटी है, और उनको हम मेजर करते हैं या तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे या फिर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे। और इसके अलावा मैंने और भी 3 नाम लिए थे जो इस आईएएस के नहीं है, जो और आईएएस में फॉल करते हैं। लीज रिसीवेबल, डेटर्स, और एक मैंने कहा था कि आईएफआरएस 15 में एक चीज सीखेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ये उन पे भी लगता है, सर ये इन पे भी लगेगा, जिन पे भी लगता है। सर ये हम इधर ही पढ़ेंगे इनको, इनका क्या, लीज रिसीवेबल, इनका क्या, ये जो इनकी इंपेयरमेंट जो पढ़ रहे हैं वो उनके लिए भी है, वो सेम। जनरल अप्रोच बताता हूं पहले। जनरल अप्रोच में सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि फाइनेंशियल एसेट तो रिकॉर्ड कर लिया। फाइनेंशियल एसेट को रिकॉर्ड करना दोबारा नहीं पढ़ रहे, वो हम पढ़ चुके। फाइनेंशियल एसेट इनिशियली किस अमाउंट पे रिकॉर्ड होता है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वैसे ही। जो हम पहले पढ़ आए हैं कि अगर वो दूसरे की फाइनेंशियल लायबिलिटी है और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे मेजर होना है तो उसकी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और अगर वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे होना है तो भी यही है, तो भी यही है, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फिर उसमें ये भी चीज पढ़ चुके हैं कि अगर फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन प्राइस यानी जितने का हम खरीद रहे हैं वो फर्क है, तो वो फर्क भी P&L में जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बात मैंने
एक पता नहीं शायद एग्जाम्पल में लिखी हुई थी या नोट में लिखी हुई थी, मुझे भी याद नहीं है, कि अगर हमने किसी को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया हुआ है, ये की थी मैंने ऐसी कोई बात? सर पूरी बात करें तो याद आ जाए। अच्छा चलो मैं भी देख लूंगा, कुछ नहीं कहा मैंने। जनरल अप्रोच ये है कि जब हम फाइनेंशियल एसेट पहली दफा रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन साथ ही साथ वो जो नौसत सोचनी शुरू कर देनी है ना हमने कि बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, लूट जाएंगे, ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा, तो उस नौसत को हम पहले दिन ही रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी नौसत को एसेट के साथ पहले दिन ही जोड़ लेंगे। क्या करेंगे हम साल नहीं, इनिशियल जिस दिन एसेट को रिकॉर्ड किया होगा उस दिन एक और एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? साथ ही इंपेयरमेंट की एंट्री भी कर देंगे। एसेट खरीदते ही इंपेयरमेंट की एंट्री, मनूस एसेट खरीदते ही इंपेयरमेंट की एंट्री कर देंगे। अच्छा, उस इंपेयरमेंट की एंट्री की अमाउंट क्या होगी? हम उस दिन यानी पहले दिन एक्सपेक्टेड लॉस एस्टिमेट करेंगे, जैसे सीखा आपको होपफुली गिवन होंगे, और वो भी कौन से वाले? एक आपको 12 मंथ पढ़ाए और एक लाइफ टाइम पढ़ाए हैं, तो 12 मंथ वाले। तो हम एसेट की जिस दिन पहली एंट्री करेंगे साथ एक और एंट्री करेंगे, और वो एंट्री होगी कि इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, और वो अमाउंट होगी 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। जी, आपको अगर लाइफ टाइम भी दिए हुए हैं, 12 मंथ भी दिए हुए हैं, तो हमने 12 मंथ वाले लेने हैं। ये लिखा हुआ है 12 मंथ, लिखा हुआ है 12 मंथ। अच्छा ठीक है, नहीं बाय डिफॉल्ट क्या करना ही हमने 12 मंथ हैं, अगर 12 मंथ भी दिए हुए और लाइफ टाइम वाले भी दिए हुए तो 12 मंथ ही करने हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या करना ही 12 मंथ वाले हैं। तो हमने पहले दिन जिस दिन एसेट को रिकॉर्ड करना है साथ एक और एंट्री करनी है कि हम 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस की अमाउंट का अंदाजा लगाएंगे, आपको होपफुली गिवन होगी, उसकी एंट्री कर लेंगे। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट हो जाएगा, और हमारे लिए ये जिस तरह वो IAS 36 में होता था ना एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, क्या ट्रीटमेंट होती थी उसकी, कहां प्रेजेंट होता था वो एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस? एसेट में से लेस होता था ना, तो ये भी इसके लिए एक्यूमुलेटेड का वर्ड नहीं यूज होता है, इसके लिए वर्ड यूज होता है लॉस अलाउंस। अलाउंस फॉर इंपेयरमेंट लॉस भी कह सकते हैं, लॉस अलाउंस भी कह सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रा एसेट है, यानी एसेट क्रेडिट हो जाएगा, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट हो जाएगा, और लॉस, ये मैंने सब लिखा हुआ है, अभी आपको सिर्फ मैं दिमाग में डाल रहा हूं चीजें। जो लिखा हुआ है पहले वो सुन लें, फिर पढ़ा देता हूं आपको। दोबारा सुनिए, एक तो सबसे पहले हम पहले दिन एसेट की एंट्री करेंगे, साथ एक और एंट्री करेंगे इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, लॉस अलाउंस क्रेडिट। किस अमाउंट से? ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें एंट्री करने के मजीद 2 केसेस हैं, तो इसलिए मैं आपको सादा केस बता रहा हूं, फिर दूसरे केस में मैं फिर आपको समझाऊंगा। तो भी साथ साथ लिखिए नहीं इस बात को, सिर्फ समझें अभी। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और लॉस अलाउंस क्रेडिट किस अमाउंट से? 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। और ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस किस दिन कैलकुलेट किए हैं? उस दिन, पहले ही दिन ना, ये हमने इनिशियल पे कर लिया। सर अगर ऐसे हमारा हमने एडवांस में पैसे दिए होते, एसेट ना आया होता, तो सर फिर किस दिन पे रिकॉर्ड करते हैं? तो फिर तो फाइनेंशियल एसेट ही नहीं है ना अभी हमारा। अच्छा, वो आएगा तो फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड होगा तो यहां तक बात ओके। पेज 5 पे आइए, और आपके पास शायद 4 के एंड पे ही रिकग्निशन 4 के एंड पे आ रहा है ना जी। पेज 5 के टॉप पे आइए, रिकग्निशन ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस 1.1। ए क्या लिखा हुआ है? जनरल अप्रोच। इसका पॉइंट 1 पढ़ लें, पॉइंट 1 सिर्फ। ठीक है, अब साल एंड होगा, और इस साल भी और अगले साल, यानी हर साल के एंड पे हम एक और काम किया करेंगे कि हम फिर से एक्सपेक्टेड लॉसेस मेजर करेंगे। और एक्सपेक्टेड लॉसेस मेजर करने से पहले एक काम ये देखेंगे कि हमारी इस इन्वेस्टमेंट में जो हमारा क्रेडिट रिस्क था, क्रेडिट रिस्क क्या होता है? क्रेडिट रिस्क एंटिटी का ओन रिस्क होता है। एंटिटी का ओन रिस्क नहीं होता सर ये पैसे डूब जाएंगे। पैसे डूब जाएंगे, ये क्रेडिट रिस्क होता है। तो क्रेडिट रिस्क हमारा उस इन्वेस्टमेंट में कि उस कंपनी का क्रेडिट रिस्क है कि उसके पैसे डूब जाएंगे,
वो कंपनी बैठ जाएगी तो हमने जो पैसा दिया हुआ है उनको, उधार दिया हुआ है ना, इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हमारा वो उधार वापस नहीं कर पाएंगे। ये क्रेडिट रिस्क है, क्रेडिट उधार वाला। तो हम ईयर एंड पे, इनफैक्ट हर ईयर एंड पे ये देखा करेंगे कि जो हमने पहले दिन इनिशियल रिकग्निशन, इनिशियल जब हमने पहले दिन एक्सपेक्टेड लॉसेस कैलकुलेट किए थे, तो हमारी इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी में थी उस कंपनी में रिस्क था, तभी हमें एक्सपेक्टेशन थी ना कि लॉस होगा। तो पहले दिन भी तो हमारा कोई क्रेडिट रिस्क होगा। ईयर एंड पे देखेंगे कि जो हमने पहले दिन क्रेडिट रिस्क असेस किया था, क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि हमने जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ है हमने उसको उधार दिया हुआ है, तो वो हमारा उधार वापस नहीं कर पाएंगे। क्रेडिट रिस्क है, क्रेडिट डूब जाएगा, उधार वाला क्रेडिट। तो हमने जिस कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं उस कंपनी में क्रेडिट रिस्क हमें पहले दिन भी था, तभी तो एक्सपेक्टेड लॉस कैलकुलेट किया था। ईयर एंड पे खड़े हैं, हम ये देखेंगे कि वो जो पहले दिन इनिशियल, पिछले साल नहीं, इनिशियल जो हमने उस कंपनी का क्रेडिट रिस्क असेस किया था, क्या वो अब सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है या नहीं, सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ा। कैसे पता चलेगा, ये सब्जेक्टिव चीज है और उसके ऊपर आईएएस ने बहुत लंबी बातें की हुई हैं। आईएएस की लंबी बातों से फिर नसीहत याद आई, जिन लोगों को आईएएस पढ़ने का शौक है, ये बहुत एडवांस आईएएस है और उसकी वजह यह है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सामने रख के बनाया गया है। बैंक्स, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, वो चूंकि ये बनाया ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सामने रख के गया है, तो फिर तफसील भी वही वाली है। आप इसकी जो हर आईएएस की एग्जांपल्स होती है ना पार्ट बी के अंदर, अच्छा जो लोग स्टैंडर्ड ले आए हुए हैं और पढ़ना शुरू कर दिया है, पार्ट ए है, पार्ट बी है और पार्ट सी है। पार्ट सी सिर्फ कहानियां हैं कि बेसिस फॉर कंक्लूजन कहते हैं उसको, कि क्या क्या बहस हुई थी, किसने क्या कहा था, कुछ लोगों ने ये कहा था, कुछ लोगों ने ये कहा था, फाइनली फिर आईएएसबी ने क्या फैसला किया, यानी स्टैंडर्ड बना कैसे था, मेकिंग उसकी। ये अगर बहुत ही को तरसा हुआ है सारी चीजें पढ़ने को तो वो पढ़ा करे। उससे जो ऊपर लेवल है, ए होता है असल स्टैंडर्ड्स, ये पार्ट ए होता है। फिर उसके अलावा एक इसकी डिटेल समझाने के लिए इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स बनाई होती हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स की इंप्लीकेशन गाइडेंस भी होती है। एक होती है इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स आईई, एक होती है आईजी इंप्लीमेंटेशन गाइडेंस। ये सपोर्ट है जो आईएएस लिखा गया है, उसकी सपोर्ट में मजीद मिसालें, जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्लास नोट्स दे रहा हूं, तो साथ फिर क्वेश्चंस बनाए हुए ना, तो वो जो क्वेश्चंस बनाए हुए कुछ मैंने खुद बनाए हुए, कुछ और एसीसी के क्वेश्चंस, और जो आईएएस की एग्जांपल्स हैं वो भी उनमें शामिल है। तो वो पार्ट बी के अंदर है। तो जो आपने पढ़ना है आईएएस वो पार्ट ए है, और जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स और इंप्लीमेंटेशन गाइडेंस एक डिटेल होती है वो पार्ट बी के अंदर है। तो जिन लोगों को पढ़ने का शौक है वो जब देखेंगे ना, तो एग्जांपल्स भी बैंक्स की एग्जांपल्स हैं कि बैंक ए ने फलाने का लोन दिया था, बैंक बी ने फलाने को लोन दिया था। तो ये आईएएस मेनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सामने रख के बनाया गया है, और आपसे रिपोर्टिंग में बैंक्स का नॉलेज टेस्ट नहीं होगा। एक खास ग्रिड है, स्पेशलाइज्ड, बहुत लिमिटेड 10 नंबर का पोर्शन है, वो रखा गया है बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह के लिए, म्यूचुअल फंड्स। मेन आईएएस बैंक पे टेस्ट नहीं होने आपसे, तो इसलिए ये चूंकि है ही सारा बैंक से रिलेटेड, तो इतनी गहराइयां फिर इसकी टेस्टिंग में भी नहीं है। तो जिन लोगों को ओरिजिनल स्टैंडर्ड पढ़ने का शौक है, इस स्टैंडर्ड में आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत गहराइयां हैं, वो बहुत एडवांस है, बैंक्स को सामने रख के बनाया गया। तो रिस्क को असेस कैसे करना है, इस पे बहुत सारे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। हमारे लिए कितना है कि असेस करना है। हाँ, वैसे अगर कोई बहुत शौकीन है रिपोर्टिंग का, उसके बाद बहुत टाइम है, पढ़ ले जरूर, ये नहीं कह रहा ना पढ़े, लेकिन रिपोर्टिंग के लिए जरूरी नहीं है वो पढ़ना। जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड है वो जरूरी नहीं है पढ़ना। किसी को बहुत शौक है, कुछ बच्चे हैं जिनको स्टैंडर्ड पढ़ने का शौक है, पूछते भी रहते हैं, तो वो मर्जी है अपनी पढ़ना चाहें तो, लेकिन जहन में रख के पढ़िएगा कि वो सारी चीजें बैंक्स को सामने रख के बनाई गई, टू एडवांस्ड। अच्छा, असेस करना कैसे, एक्स्ट्रा चीज है, हो गया असेस। क्या असेस हुआ, हमने जो उस कंपनी का क्रेडिट रिस्क पहले दिन सोचा था, क्या आज साल गुजरने के बाद या कई साल गुजरने के बाद उतना ही है, इनसिग्निफिकेंट चेंज हुआ है या सिग्निफिकेंट इंक्रीज आ गई है। अब ये दो केसेस हैं कि जो इंक्रीज आई है वो सिग्निफिकेंट है
और सिग्निफिकेंट नहीं है, दो केसेस हैं, यानी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है या इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज है। अगर तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं, अगर इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज है तो पहले दिन हमने अलाउंस किस अमाउंट पे बनाया था? पहले दिन लॉस का अलाउंस किस अमाउंट पे बनाया था? कौन से एक्सपेक्टेड लॉसेस? 12 मंथ्स। तो अब हम ईयर एंड पे भी उसको 12 मंथ्स पे ही रखेंगे और बस वो अमाउंट अपडेट हो रही होगी जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है जी, वो अगले 12 मंथ वाले होंगे। तो उसको 12 मंथ्स पे ही रखेंगे और जो गेन लॉस है वो इंपेयरमेंट लॉस है। गेन भी हो सकता है, यानी इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल भी हो सकता है, तो उसको इंपेयरमेंट गेन बोल लेते हैं। पिछला लॉस बनाया था ना, अब हालात बेहतर हो गए तो रिस्क कम हो गया, तो उसके पहले हमने लॉस अलाउंस बनाया था, अब वो जो रिवर्स होगा तो उसको इंपेयरमेंट गेन कहते हैं, यानी P&L क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है तो हम एक्सपेक्टेड लॉसेस जो 12 मंथ वाली फिगर लेते थे उसकी बजाय लाइफ टाइम लॉसेस की फिगर लेना शुरू कर देंगे। यानी ये जो हम फिगर लेंगे ना, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा, जिस तरह वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है ना, क्लोजिंग बैलेंस निकलता है, फिर उसका इंक्रीज डिक्रीज एक्सपेंस में जाता है। तो हम ये हर ईयर एंड पे आके क्लोजिंग बैलेंस एस्टिमेट किया करेंगे और इस क्लोजिंग बैलेंस को किस अमाउंट पे रखना है, 12 मंथ लॉसेस पे या लाइफ टाइम लॉसेस पे? क्या बताया मैंने? अगर उस दिन जो क्रेडिट रिस्क था और आज कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आई है तो 12 मंथ लॉसेस, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट इंक्रीज आ गई है तो लाइफ टाइम लॉसेस। ये आप पॉइंट नंबर 2 पढ़ लीजिए, जनरल अप्रोच का पॉइंट नंबर 2। सर ये जो आपने लिखा हुआ कि हैज नॉट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, तो सर ये थोड़ा सा इंक्रीज हो या थोड़ा सा इंक्रीज हो या डाउन हो जाए? इंक्रीज हो और ज्यादा इंक्रीज हो, ये है सिग्निफिकेंट। अगर थोड़ा सा इंक्रीज है तो वो इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन एग्जाम वाला आपको बताएगा कि जो इंक्रीज हुआ है ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, ये एग्जाम वाला बताएगा। इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं, ये एग्जाम वाला बताएगा कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं। पॉइंट 2 ओके? अच्छा जी, अब इसके नीचे एक डब्बा बना हुआ है इंपॉर्टेंट का, इनमें से आप ये ज्यादातर नॉलेज के लिए लिखा हुआ है मैंने, यानी इसमें सवाल वाली बात रेलिवेंट है नहीं, ज्यादातर नॉलेज के लिए है। हाँ, आखिरी बुलेट पॉइंट जो है ये सवाल के एतबार से है। तो आप ऐसा करिए कि ये पहला चारों पढ़ लें, पांचों बुलेट पॉइंट पढ़ लें। ये जो पॉइंट नंबर 2 के नीचे इंपॉर्टेंट का डब्बा है ना, ये सारा पढ़ लें। मेनली आप नॉलेज के लिए समझें इसको। चलिए एक बार आप खुद बता दें थोड़े कच्चे। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि हमने जो ये देखना है ना कि सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है क्रेडिट रिस्क, ये हर एसेट पे अलग अलग भी देखा जा सकता है और कलेक्टिवली
एक क्लास पे भी देखा जा सकता है। जैसे एक बैंक ने रिटेल लोन्स दिए हुए हैं, तो अब हर इंडिविजुअल लोन के ऊपर उनको मुश्किल हो जाती है देखनी। वो ये देख सकते हैं कि हमने जो छोटे दुकानदारों को लोन्स दिए हुए हैं वो उनकी बेस पे फैसला कर सकते हैं कि अगर सारा, यानी अगर बैंकों ने पूरे शालमी के बाजार के 50 लोगों को लोन्स दिए हुए थे, तो उनमें से हर इंडिविजुअल के बारे में सोचने की बजाय वो ये सोच सकते हैं कि शालमी में जितने लोग बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट का रूल चेंज हो रहा है, वहां से सड़क गुजरनी है, शालमी वालों को मसला आना है, तो अब ये पूरे शालमी वाले कस्टमर्स की बात हो रही है। तो एक कलेक्टिव बेसिस पे भी हो सकता है। हमने इन्वेस्ट किया हुआ है मुख्तलिफ कंपनीज के डिवेंचर्स में, हर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखा जा सकता है। और अगर हमें लगता है कि हमने एक ही सेक्टर की 10 कंपनीज के डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हम उन 10 के 10 को कलेक्टिवली भी देख सकते हैं। ये पहला बुलेट पॉइंट है। सर ये पेपर में बताया होगा कि इंडिविजुअल एसेट है, ये टोटल क्लास के ऊपर किस लिए बताया होगा? रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हमने करना ही नहीं है रिस्क कैलकुलेट, हमें दिया होगा। हमें आपको बताया होगा कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ। दूसरा बुलेट पॉइंट, दूसरे बुलेट पॉइंट में यह है पहले इनिशियली जो हमने एक्सपेक्टेड लॉस कैलकुलेट किए थे 50,000 रुपए थे, लेकिन इस बात के चांसेस कि अगले 12 महीने के अंदर हालात खराब हो जाएंगे, इस बात के चांसेस 10% थे। अब हम ईयर एंड पे आ गए हैं और अब हमें लगता है कि अगर इस कंपनी के हालात खराब हुए तो 90,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगले 12 महीने में हालात खराब होंगे, इस बात के चांसेस स्टिल 10 की बजाय 11 होंगे। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है कि नहीं? कैसे? नहीं, यही चीज बतानी है कि हमने जो कहना है ना कि अच्छा, फिर बता रहा हूं, ये बात स्टूडेंट के लिए नहीं है। जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज है वो इसको देख के फैसला नहीं करना। अमाउंट में इंक्रीज सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है, हम कह रहे हैं रिस्क बढ़ गया। देखें, अगर एक गाड़ी है, अगर वो गाड़ी लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो सीधा सीधा 3 लाख रुपए का खर्चा है, लेकिन वो गाड़ी है ही बहुत सिक्योर्ड, ड्राइवर भी बहुत जबरदस्त है, 30 की स्पीड से ऊपर नहीं जाता, तो बेशक गाड़ी लगने के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन रिस्क कि गाड़ी लगेगी बहुत थोड़ा है। तो अमाउंट की बेस पे नहीं फैसला होना, यह फैसला होना है कि क्या वाकई इसके चांसेस बढ़ गए हैं, क्या रिस्क बढ़ गया। यह लिखा हुआ है सेकंड बुलेट पॉइंट के अंदर। एक्सपेक्टेड लाइफ इसलिए होती है कि अभी हमने ना आगे चल के पढ़ना है, मॉडिफिकेशन एक चीज पढ़नी है, तो मॉडिफिकेशन भी हो सकती है। फिर इसके अलावा और एक एडवांस चीज है कि रिन्यूअल ऑप्शन होना, तो उसमें वो 2 साल और हो सकते हैं, इस तरह वो एडवांस चीजें तो नहीं, लेकिन हाँ ये मॉडिफिकेशन वगैरह बताऊंगा अभी। रिन्यूअल वाली तो हमने लीज में पढ़ी, इधर भी आएगी फिर? हाँ जी, हो सकती है। तो दूसरा बुलेट पॉइंट में यह बताया हुआ है कि अमाउंट में चेंज को हमने नहीं कहना कि सिग्निफिकेंट चेंज आ गई है, रिस्क की बात हो रही है, चांसेस। तीसरा बुलेट पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब ये है ना कि आगे हालात में क्या होने जा रहा है, ये फॉरवर्ड लुकिंग है। और वो इंफॉर्मेशन जो इजीली अवेलेबल है, ये नहीं कि हम लोग नासा को हायर करें, उनसे कहें जी हमें स्पेशल रिपोर्ट बना के दें कि वेदर में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, अब वो अगले हमसे $1 मिलियन ले लें। तो इतने गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। वो इंफॉर्मेशन जो हमें अनड्यू कॉस्ट के अलावा अवेलेबल है उसको कंसिडर करना, यानी सिर्फ पास्ट को नहीं देखना, फॉरवर्ड लुकिंग इंफॉर्मेशन को देखना। चौथे बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ, ये भी अगेन मेनली बैंक्स के लिए होता है कि एक कहावत है, बड़े बूढ़ों की बनाई हुई बात है कि अगर ड्यू डेट से 30 दिन ज्यादा गुजर गए हैं तो तुम समझ लो कि रिस्क बढ़ गया। आल्दो कि यह बात हतमी नहीं है, यह भी हो सकता है कि ड्यू डेट से 30 दिन ज्यादा गुजर गए, पैसे भी तक नहीं मिले, इसकी कोई और वजह भी हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि ड्यू डेट को भी 30 दिन नहीं गुजरे, फिर भी हालात खराब हो गए, लेकिन बस एक बड़े बूढ़ों का एक झटका हिसाब बना हुआ है कि 30 दिन गुजर गए तो समझो हालात खराब है। ये बात लिखी हुई है। हालात खराब इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे जी।
रिवर्टेबल का मतलब होता है जो हतमी नहीं है, चेंज हो सकता है। क्वेश्चन में सर ये बात टेस्ट हो सकती है क्या कि ये मतलब हमें क्वेश्चन में बैड पार्ट देखिए 30 दिन गुजर गए हैं, तो इसका हम खुद अज्यूम करेंगे इनसिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया, फिर हम ओवर एक्सपेक्ट उम्मीद नहीं करता। लास्ट बुलेट पॉइंट, एक दो साल गुजरे, हालात खराब हो गए थे, लेकिन अब चौथे साल आके हालात वापस ठीक हो गए, तो हालात खराब। अच्छा, ये जो कंपेयर करना है कि इस रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ा है कि नहीं, किससे कंपेयर करना है? पिछले साल से नहीं, इनिशियल से। तो हो सकता है कि दरमियान के 2-4 साल रिस्क बढ़ गया था, तो हम लोग लाइफ टाइम लॉसेस पे चले गए थे, 5वें साल वापस हालात ठीक हो गए, तो हम लोग फिर वापस 12 मंथ लॉसेस पे आ जाएंगे। ये आखिरी बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ, ये बिल्कुल एग्जाम में टेस्ट हो सकता। ठीक है, डन। अच्छा जी, एंट्री मैंने आपको जुबानी क्या बोली थी? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और लॉस अलाउंस क्रेडिट, या अलाउंस फॉर इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। और इम्पेयरमेंट लॉस P&L में जाएगा, और ये जो लॉस अलाउंस है क्या है? ये कॉन्ट्रा एसेट है। नहीं, एसेट में क्रेडिट नहीं होगा। ये जिस तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस होता है ना, वो चीज है, ये कॉन्ट्रा एसेट होता है। तो ये हमारा जो फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट है, ये उसमें से लेस होके प्रेजेंट होगा। पॉइंट नंबर 3 के अंदर, इस डब्बे के नीचे पॉइंट नंबर 3, एंट्रीज बताई हुई है मैंने। इन एंट्रीज में पहला केस है कि अगर फाइनेंशियल एसेट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे मेजर होता है, ये पढ़ लें, एंट्री भी पढ़ लें और जो उसका डब्बा बना हुआ वो भी पढ़ लें। क्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या होती है? कैरिंग अमाउंट तो सर सुना। हमने आज तक जो फाइनेंशियल एसेट की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में जो क्लोजिंग बैलेंस निकालना सीखा है, अगर अमोर्टाइज कॉस्ट थी तो वो टेबल से आ रहा होता है, अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI हो तो क्लोजिंग फेयर वैल्यू होती है, वो ग्रॉस है, यानी इसमें से अभी कुछ माइनस करना है, तो वो जो माइनस करना है वो ये लॉस अलाउंस है। हाँ जी, ठीक है, पढ़ लिया। अच्छा, हमने जो लॉस कैलकुलेट करना है, ये क्लोजिंग बैलेंस है या एक्सपेंस फॉर द ईयर? सर अभी आपने बताया ये बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। एक्सपेंस फॉर द ईयर कैसे निकलेगा? सर क्लोजिंग में से ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग में से ओपनिंग निकाल देंगे। जैसे हम लॉस की प्रोविजन बनाते हैं, बैड डेट, वैसी सी बात है कि ईयर एंड पे हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना मेजरमेंट, ये क्लोजिंग बैलेंस की है, जो चेंज है वो P&L में जाना। और इस क्लोजिंग बैलेंस की क्या प्रेजेंटेशन होगी? इस लॉस अलाउंस की प्रेजेंटेशन क्या होगी? सर अगर तो अमोर्टाइज कॉस्ट में है जी, सर वो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट से नेट होगा, ठीक है। और अगर सर उसके फेयर वैल्यू OCI में है तो सीधे सीधा OCI में चला जाएगा। ये किसने कहा है? सर ये इन केस ऑफ, मैंने सिर्फ अभी पहला कहा था पढ़ने को। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट में 50,000 आ रहा है और इसका आंसर निकला है 5,000, तो बैलेंस शीट में 45,000 प्रेजेंट हो जाएगा। इसको कहते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट। बाय डेफिनेशन इसको अमोर्टाइज कॉस्ट कहते हैं। आज तक हम लोग जो पढ़ रहे थे अमोर्टाइज कॉस्ट, वो टेबल से निकलता था, वो ये फिगर है, सर जो टेबल से निकलेगा वो ये है।
ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है। जब इसमें से लॉस अलाउंस माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा ये है अमोर्टाइज कॉस्ट। अब पहले पेज पे चले जाएं, पहला पेज इस इन नोट्स का नहीं, पुराने वाले नोट्स का। ये तो नया सेट ऑफ अकाउंट नोट्स है ना, जो पुराना वाला सेट ऑफ नोट्स थे उनमें सबसे पहले पेज के ऊपर जहां मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी थी, बल्कि मैं आपको बता ही देता हूं। सर पेज 1 जी, पेज 1 के तकरीबन एंड पे एक डब्बा बना हुआ है, अमोर्टाइज कॉस्ट बना हुआ है। अब इसको पढ़ें दोबारा, बल्कि दोबारा क्या पढ़ना है, आखिरी 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स पढ़ लें बस। वो ये बात है, बाकी जो सारी कहानी लिखी है वो वही है जो हम टेबल बनाते थे। एडजस्टेड फॉर एनी लॉस अलाउंस वो ये है, तो इसको अमोर्टाइज कॉस्ट कहते हैं। तो जो हम लॉस अलाउंस कैलकुलेट कर रहे हैं, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, लॉस अलाउंस क्रेडिट, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, लॉस अलाउंस क्रेडिट, उसका बैलेंस ये यहां आना है, यानी एसेट की वैल्यू को कम कर रहा होगा ये। अच्छा, अब आते हैं, अगर एसेट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे है तो फिर ये फिगर कहां से आएगी? सर ये तो टेबल से ही है। अगर फाइनेंशियल एसेट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे मेजर हो रहा है तो टेबल से आएगी वैल्यू। फेयर वैल्यू होगी ना, तो ये फेयर वैल्यू होगी, हमने हर ईयर एंड पे उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करना होता है, तो ये फेयर वैल्यू होगी। अब ये जो फेयर वैल्यू होगी, अगर कंपनी के हालात वाकई खराब होने जा रहे हैं, तो जैसे हम बदगुमानियां करे जा रहे हैं, तो मार्केट में लोग भी वहमी हो सकते हैं, वो भी बदगुमानियां कर रहे होंगे, तो इस डिबेंचर की फेयर वैल्यू ऑलरेडी कम नहीं हो गई होगी, तो हम उसकी फेयर वैल्यू जो कि ऑलरेडी कम हो चुकी हुई है उसमें से फिर ये माइनस कर रहे हैं, तो डबल डबल हो जाएगा ना। इसलिए फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला केस है अगर, तो फिर लॉस अलाउंस यहां से माइनस नहीं होता, यानी फिर लॉस अलाउंस एक बैलेंस शीट आइटम नहीं है, एक कॉन्ट्रा एसेट नहीं है, बल्कि वो ओसीआई में प्रेजेंट होगा, यहां पर लेस होने की बजाय ओसीआई में प्रेजेंट होगा। ये बात उसी पेज पे, अच्छा पिछले नोट्स बस खत्म, नए वाले अभी वाले नोट्स ही, ये बात जो मैंने आपको एंट्रीज कहा था पढ़ने को, उस पर देखिए पेज 5 के एंड पे, कि अगर फाइनेंशियल एसेट जो दूसरे की फाइनेंशियल लायबिलिटी है और मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, तो उसमें अकाउंटिंग क्या होगी? डेबिट तो वही इम्पेयरमेंट लॉस होगा, लेकिन क्रेडिट, अब हम लोग एक नाम तो लॉस अलाउंस इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन ये ओसीआई की आइटम है, ये नीचे डब्बे के अंदर भी यही लिखा हुआ। ठीक है, तो अगर लॉस है तो ये एंट्रीज हैं, और अगर लॉस रिवर्स हो रहा होता तो यही इसके नीचे मैंने एक नोट बना के लिखा हुआ। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी करते हैं एक हल्की सी प्रैक्टिस, फिर पास पेपर का सवाल कर लेते हैं, और इसके लिए आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर, ये जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया ना उन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। ये जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं इन पे, क्वेश्चन 3 पे आइए, और ये अब आपको अमोर्टाइज कॉस्ट याद है कि भूला हुआ? टेबल बनाना आता है ना? ये चूंकि अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू ये सब वही है जो आप पहले पढ़ चुके हुए हैं, ये सब सारा कुछ वही हो रहा है, सिर्फ इंपेयरमेंट का एक एक्स्ट्रा काम हो रहा है। तो सिर्फ इंपेयरमेंट वाला काम आपको बताता हूं, बाकी जो एंट्रीज हैं वो फिर अभी मैं आप लेक्चर रोक के फिर खुद ही करेंगे। सिर्फ इंपेयरमेंट वाली बात देख लेते हैं, पढ़ ले एक दफा सवाल को, बाकी सारी कैलकुलेशन आपने करनी है, सिर्फ मैं आपको इंपेयरमेंट डिस्कस करके बाकी फिर ये सवाल आप लोग लेक्चर पॉज करके कर रहे हैं खुद ही।
सवाल पढ़ लें एक बार। सर ये जो लिखा हुआ है इसमें द इन्वेस्टमेंट वाज नॉट कंसीडर्ड टू बी क्रेडिट इंपेयर्ड एट एनी स्टेज, ये फिलहाल अभी नहीं बताया आपको। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना कि द इन्वेस्टमेंट वाज नॉट कंसीडर्ड टू बी क्रेडिट इंपेयर्ड, ये आपको भी पढ़ाना है, यानी आप समझे सेंटेंस नहीं लिखा हुआ। सर ये इसमें आपने कहा था, ये बताया वो कि फेयर वैल्यू सिग्निफिकेंटली चेंज हुई है या नहीं हुई। सर इसमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? क्या करना है ये जान के? सर ओवर अगर सिग्निफिकेंटली चेंज हुई है तो सर हमने अमाउंट इक्वल टू लाइफ टाइम करनी है, अगर इक्वल टू नहीं हुई तो सर 12। कहाँ दिए मैं सवाल में लाइफ टाइम और 12 मंथ्स? सर ये नहीं दिया। तो फिर क्या करना है ये जान के? बस आपको एक्सपेक्टेड लॉसेस दिए हुए, ठीक है, जो भी रेलेवेंट वाले हैं दिए हुए। इस सवाल में ये जानने की जरूरत नहीं पड़ रही कि रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है कि नहीं। आपको कौन से 12 मंथ लॉसेस और लाइफ टाइम लॉसेस में से चूज करना है? आपको बस एक्सपेक्टेड लॉसेस दिए हुए हैं। तो उन्होंने खुद ही दादी दे दी है। ठीक। तो 1 जनवरी को क्या करेंगे? 7,000 की एंट्री हो जाएगी। जी सर। अगर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, और लॉस अलाउंस क्रेडिट। जो टेबल बना के अमाउंट निकली होगी उससे लेस कर देंगे। टेबल में लेस कर देंगे? नहीं, लेस नहीं करना, वो बैलेंस शीट का काम है कि बैलेंस शीट बनाते हुए क्या करना। हमने लेस नहीं करना, बैलेंस शीट बनाते हुए प्रेजेंटेशन है वो। टेबल वैसे ही बनाना जैसे टेबल बनाते हैं। अच्छा, 7,000 की एंट्री क्या होगी पहले दिन? सर ये इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, अलाउंस करेंगे। और अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला है तो सर वो एंट्री तो नहीं होगी। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, और वो जो लॉस अलाउंस है साथ ब्रैकेट में ओसीआई जरूर लिखना है आपने। अच्छा ठीक है, 31 दिसंबर 18 पे क्या एंट्री होगी? 31 दिसंबर 18 पे क्या एंट्री होगी? सर एंट्री तो नहीं होगी। अमाउंट क्या होगी? अमाउंट सर इसकी होगी 3,000। शाबाश। 31 दिसंबर 19 पे क्या एंट्री होगी? सर 5,000 हो जाएगी। फिर सोच लो। नहीं सर ये गेन आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगी एंट्री। एक्यूमुलेट हो रही है ना सर। अब अभी तक सर 31 दिसंबर 18 पे एक्यूमुलेटेड लॉस आ रहा होगा मेरे पास 17,000 का। अब 19 पे सर 12,000 हो। कैसे आ रहा होगा 17,000 का? अभी अभी आपने मुझे एंट्री क्या बताई दूसरी? सर मैंने 7,000 बताई है सर। दूसरी एंट्री सर 3,000। तो फिर 17 कैसे हो गया? नहीं मैं क्लोजिंग बैलेंस ये एक्सपेक्टेड लॉसेस की जो अमाउंट बताई हुई, ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है बस। सर ये क्लोजिंग बैलेंस ही बताया। तो 31 दिसंबर 19 पे जाके क्या करें? सर 2,000 की एंट्री करेंगे सर। 2,000 की एंट्री करें। सही है। अच्छा वैसे कर ही लेंगे यार, अभी टाइम नहीं है। सर ये होमवर्क कैसे कर लेंगे? बस ये हस्बे तौफीक है, ये आपने अब खुद ही पूरा करना है। इम्पेयरमेंट लॉस ही था जबानी, ये अब आपने खुद ही पूरा करना है। सर ये कल आप डिस्कस करेंगे? हैं जी? ये डिस्कस करेंगे, कर जाएंगे। इसमें कोई मसला होना नहीं चाहिए वैसे।
ये अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू OCI जो पहले पढ़ा हुआ है ये वही है, ये उसी की रिवीजन हो जाएगी। इस क्वेश्चन 3 के अंदर जो कैलकुलेशंस हैं और जो डबल एंट्रीज हैं ये वही है जो लास्ट वीक में पढ़ चुके हुए हैं आप लोग, ये उसी की मजीद रिवीजन हो जाएगी, लेकिन ये आपने करना है। सर इसमें एक ये बता दें सर कि इसका कैसे पता चलेगा ये अपने बैलेंस दिया होगा OCI एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं ही बैलेंस। ठीक है सर, एक्सपेक्टेड लॉसेस का मतलब ये नहीं होगा कि बाद जो फॉर द ईयर लॉस दिया होगा, जो एक्सपेक्टेड लॉस कैलकुलेट करके दिया जा रहा है वो है ही बैलेंस। मैंने जो आपको डबल एंट्रीज लिख के दी हैं मैंने उसमें लिखा हुआ है कि इनिशियल रिकग्निशन भी और एज वेल एज एनी चेंज इन, तो ये जो हम लोग अलाउंस एक्सपेक्टेड लॉसेस कैलकुलेट कर रहे हैं ये है ही बैलेंस की चीज कि अभी इस वक्त हमारे एक्सपेक्टेड लॉसेस कितने हैं, तो ये फॉर द ईयर नहीं है, ये है ही बैलेंस। तो आप लोग लेक्चर रोक के इसको कर लें बेहतर है, कर लें, आप कर लेना बाद में। नहीं आपको नहीं कह रहा रोकने का, कैमरामैन से बात कर रहा हूं कि आपने लेक्चर नहीं रोकना। अब स्टूडेंट्स को कह रहा हूं कि आप रोकें लेक्चर और इस सवाल को पूरा करें, ये सिर्फ पिछली रिवीजन है। अगर आपको लगता है कि ना सर तो बच्चों वाली बात है तो आप अपने आप को बच्चा ही समझ लें, लेकिन करें सवाल, लेकिन कर लें, कर लेना। चलें आपने कर लिया। सर ये पार्ट आज खत्म हो जाएगा इसका, ये नोट्स आपने दिए थे। कोशिश है, शायद एंड पे थोड़ी सी बात रह जाए, कोशिश है ये। अब आप आइए पास्ट पेपर्स पे और दिसंबर 19 पे आ जाएं। दिसंबर 19, जिनके पास ये यासर साहब की बुक का नया एडिशन है उसमें गालिबन दिसंबर 19 है, जिनके पास नहीं ये नहीं है ना, जिनके पास नहीं है तो उनके पास पांच पेपर्स होने चाहिए, ग्रुप पे शेयर भी किए थे किसी ने। दिसंबर 19 पे आ जाए। दिसंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये काफी बड़ा सवाल था और ये असल में IS 8 का सवाल था। असल में ये IS 8 का सवाल था, 15 और 10 25 IS 8 25 नंबर IS 8। इसमें मुख्तलिफ एरर्स थे, उनको ठीक करना था और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी थी। तो ये IS 8 FAR 2 में जो आप पढ़ के आए वो आपने खुद ही रिवाइज करना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है CFAP में कि हम वो सारा रिवाइज कर सकें। आपने एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो रिवाइज हो जाएगा। किसका क्वेश्चन कराऊंगा? नहीं तो IS 8 तो कराऊंगा ना, क्वेश्चन कराऊंगा बस, IS 8 नहीं पढ़ाऊंगा। सर वो उसी में रिवाइज हो जाएगा। ये इसी ये जो अभी सवाल करा रहा हूं ये मैं IS 8 का सवाल करा रहा हूं, लेकिन प्रॉपर इसको सवाल के तौर पे भी कराऊंगा क्योंकि चेंजेस इन इक्विटी भी बताऊंगा ना। तो ये प्रॉपर IS 8 का सवाल है। आप इसमें से पॉइंट नंबर 3 पढ़ लें बस। दिसंबर 19 क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 पढ़ लें। तो ये क्वेश्चन कौन सा है दिसंबर 19 में? तो पढ़ भी लिया आपने? सर अभी खुला है।
दिसंबर 19 क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3, ये उस पेपर के पेज नंबर 3 के टॉप पे आएगा। सर ये जो इसका लास्ट पैराग्राफ बताया वो इस तरह की सर ये फेयर वैल्यू थ्रू P&L है। ये जो लास्ट पैराग्राफ है अपॉन परचेज द ट्रांजैक्शन प्राइस रिकॉर्डेड एज फाइनेंशियल एसेट वेयर एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट सर वो P&L में लिख दिया है। ये बाकी सारी ढंग की चीजें छोड़ के एरर ही पढ़ा आपने। ये IAS 8 का सवाल है तो एरर बताया भाई। पढ़िए सर। अच्छा, अब ना आपने इस सवाल को बल्कि इसमें इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा, मैं खुद ही दे देता हूँ। अच्छा, इस सवाल में चूंकि सवाल की रिक्वायरमेंट कुछ और है तो मैं सिर्फ इस डेटा को प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर लेता हूं, अदरवाइज सवाल की रिक्वायरमेंट तो कुछ और है। मैं रिक्वायरमेंट बना रहा हूं उसकी कि 2018 जो ईयर है जो कि 31 दिसंबर 18 को खत्म हो रहा है उसकी डबल एंट्रीज करते हैं। 31 दिसंबर 18 की डबल एंट्रीज कर लेते हैं, ठीक है। रेक्टिफाइंग एंट्रीज नहीं कह रहा, असल में ये IAS 8 का सवाल है, लेकिन हम इसको रेक्टिफाइंग एंट्रीज की बजाय जस्ट डेटा इस्तेमाल करके, ताकि एक फीलिंग है ना कि पास पेपर का सवाल कर लिया है, तो इसकी बस डबल एंट्रीज कर लेते हैं। सबसे पहले इनिशियल मेजरमेंट कितने पे होगी? 1 जनवरी 18 इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स डेबिट कैश क्रेडिट। इनिशियल मेजरमेंट कितने पे होगी? ये है जी दूसरे की फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये वो फाइनेंशियल एसेट है जो दूसरे की फाइनेंशियल लायबिलिटी है और इनकी क्लास क्या रखी है हमने? अमॉर्टाइज कॉस्ट। जी सर। जी सर। आप इसका लास्ट पैराग्राफ ना पढ़ें, वो एक एरर बताया हुआ है। लास्ट पैराग्राफ ना पढ़ें, अब बताएं क्या क्लास रखी है इसकी? सर हर चीज इसमें दिया हुआ है, कूपन रेट दिया हुआ है सर, एंड सर लेकिन उसमें फाइनेंशियल फेयर वैल्यू तो OCI है। तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI है, तो यह फेयर वैल्यू थ्रू OCI। क्या इसकी बल्कि एक जी क्या इसकी होती है इनिशियल मेजरमेंट? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो हमने 2.5 मिलियन डिबेंचर्स खरीदे 103 रुपए के, जबकि इनकी फेयर वैल्यू 103 नहीं 105 थी। तो हम इन्वेस्टमेंट कितने पे रिकॉर्ड करें? सर फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट 105 103 105 105। तो 105 रुपए का एक इनटू कितने मिलियन? 2.5 मिलियन जी सर। प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी? सर 1.5 मिलियन। जी तो ये बिल्कुल
लाइट है रेड कलर है नजर ही नहीं आ रहा। ये ब्लैक में ठीक था इन्वेस्टमेंट, P&L और कैश। जी जनाब, अब बताएं। 2.5 मिलियन डिवेंचर्स हैं इंटू 105 का एक प्लस 1.5 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट। मिलियन में ही बता देना। टू 264। जबकि हमने खरीदा तो ये 100, तो हमें सस्ता मिल गया ना। तो इस 103 और 105 के डिफरेंस का क्या करें? OCI में जाएगा। ईयर एंड आएगा तो देखेंगे ना। इनिशियल पे जो डिफरेंस होता है उसका क्या करते हैं? तो 103 और 105 का जो डिफरेंस है यानी 2 रुपए, वो हमारा P&L में जाएगा 5 मिलियन। और पैसे हमारी जेब से कितने जा रहे हैं? 2.5 मिलियन। 103 पैसे 103 जा रहे हैं, तो 103 इंटू 2.5 प्लस 1.5 मिलियन ट्रांजेक्शन कॉस्ट जा रही है। 259 ये हो गई पहली एंट्री। ये पहली एंट्री हो गई। अगली एंट्री क्या होती है जी? सर हम इसको हमने अपडेट करते हैं। आगे चले गए। अगली एंट्री क्या होगी? चलें, हिंट पहले दिन होगी। पहले ही दिन 1 जनवरी ही को होगी। सर इसका आपने कहा था कि अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है बाकी सारी एंट्री अमाउंट प्राइस कॉस्ट की तरह होंगी। अभी अभी हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? सर इम्प्लेसमेंट। तो पहले दिन क्या एंट्री होगी? सर इम्प्लेसमेंट लॉस डेबिट। पहले ही दिन इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री होगी। आपने कहा सर एसेट के साथ जी। तो तीसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि 12 मंथ एक्सपेक्टेड लॉसेस 1 जनवरी वाले दिन 8 मिलियन है। 1 जनवरी वाले दिन 8 मिलियन है, तो इनकी एंट्री होगी ना। 1 जनवरी को ही इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और लॉस अलाउंस, इसको ब्रैकेट में OCI लिखना नहीं भूलना। कितना? सर 8 मिलियन। 8 मिलियन। अब आगे चलें, ईयर एंड पे आ जाते हैं जी। अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट पे 2 काम होते हैं ईयर एंड पे। एक इंटरेस्ट इनकम बनाते हैं और दूसरा जो हमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मिलता है कूपन, वो हम कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट इनकम की क्या एंट्री होती है? सर इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और सर कैश डेबिट। सर इन्वेस्टमेंट डेबिट और इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट किस अमाउंट से? सर ये जो उसमें आई होती है टेबल से, जो टेबल में हम लोग ओपनिंग बैलेंस पे सर ये इफेक्टिव इंटरेस्ट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। सर इस पे रेट तो दिया नहीं हुआ। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ, क्या किया जाए? ये पे निकालना पड़ेगा। नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? सर एक मिनट बताता हूं। सर क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज नहीं दिए हुए। 12% कूपन रेट तो बताया हुआ है।
कॉजिंग को इसमें आपको रिडेम्पशन कितने अरसे बाद होनी है ये नहीं बताया, कब रिडीम होंगे ये नहीं बताया ना। तो आपके पास जब रिडेम्पशन की इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आप इफेक्टिव रेट इसमें निकाल नहीं सकते, ठीक है। हम इसमें मजबूरन इफेक्टिव रेट निकाल ही नहीं सकते, डाटा नहीं है, तो आसानी अज्यूम करनी चाहिए। तो फिर आसानी ये है कि हम ये कह देते हैं कि जो हमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मिल रहा होगा हर साल कितना, सर 12%, तो हम इतनी ही इंटरेस्ट इनकम भी बना रहे होंगे। डाटा नहीं है तो आसानी अज्यूम करें ना फिर, तो जितना हमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो इंटरेस्ट मिल रहा होगा वही हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर द ईयर होगी, और हल नहीं है। तो 31 दिसंबर 18 पे, यार वो ठंड लग रही है अब एक एसी बंद कर दें। तो 31 दिसंबर 18 पे इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट और साथ ही कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। और आप ये कह सकते हैं कि चूंकि दोनों की अमाउंट हम सेम अज्यूम कर रहे हैं तो आप चाहें तो कंपाउंड एंट्री कर लें। सर ऐसे ठीक है। ये कितना, सर ये 12% हम लगाएंगे फेस वैल्यू पे ना, जी सर, 2% तो 2.5 मिलियन डिवेंचर्स हैं, 100 रुपए एक की फेस वैल्यू है और 12% कूपन रेट है। 30 कितना, 30। तो हम ये कह देते हैं कि चूंकि इफेक्टिव रेट नहीं बता ना ही हम निकाल सकते हैं, तो फिर ये भी 30 ही था। सर इसका आप नोट देंगे फिर? दे देना चाहिए, चूंकि इसने सवाल ये IAS 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया ना, तो इसने इस पे इतने मेहनत में डाला नहीं कि आप टेबल बनाएं, तो उसने उन चक्रों में डाला नहीं, इसलिए इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। लेकिन अगर इस तरह से हमें सॉल्व करना पड़ता तो हम ये नोट लिखते कि चूंकि इफेक्टिव रेट निकालने की इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों बराबर हैं। कोई हर्ज नहीं है, बुरी अजम्पशन नहीं है। चलें आगे, अगला काम क्या करें, फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे है ही है, अपडेट करेंगे फिर। अब इसको फेयर वैल्यू पे लाएंगे। और फेयर वैल्यू ईयर एंड की कितनी है, सर बस ये लिखा हुआ है कि as of 31 दिसंबर 2018 डिबेंचर वर कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज 1099। तो ये फेयर वैल्यू नहीं है, सर तो यही है। तो बस यही लिखा हुआ, और क्या लिखा होना था। सर ये अगर हम टेबल बनाते तो ओपनिंग बैलेंस आ रहा होता 264, जी सर, अमाउंट कॉस्ट वाला टेबल कह रहा हूं, जी सर, 264 ना इनिशियल अमाउंट। और इंटरेस्ट इनकम में क्या लिखते हैं, सर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 30। कैश फ्लो में क्या लिखते हैं, सेम 30। तो फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाता, सर 264। अब इसको कंपेयर करना है फेयर वैल्यू से। फेयर वैल्यू कितनी, 109 रुपए इंटू 2.5 मिलियन डिवेंचर्स, सर 272.5 272. 5 तो फेयर वैल्यू गेन है जी सर, जी, कितना, सर 8.5 और चूंकि पहला ही साल है तो 8.5 की एंट्री हो जाएगी, वरना ये रिजर्व की फिगर हुआ करती है और उसमें जो चेंजेस आती हैं हम उसकी एंट्री करते हैं सर वो तो अगले साल करेंगे। अगले साल ना। तो चूंकि पहला ही साल है तो 8.5 की एंट्री, तो क्या एंट्री हो जाएगी ईयर एंड पे, सर ये आ रहा है मेरे पास। तो हम लोग कर लेंगे 31 दिसंबर 18 को इन्वेस्टमेंट डेबिट,
और फेयर वैल्यू रिजर्व, जो कि हम साथ कहेंगे कि ये OCI में जाना है 8.5। इम्पेयरमेंट का टॉपिक, ईयर एंड पे आके ये जो एंट्री की थी, अब ईयर एंड पे आना है, इसको अपडेट करेंगे। ईयर एंड पे आते हैं तो रिस्क में कोई चेंज आई, जी सर। सर वो 8 से 6 मिलियन हो गया। क्योंकि इसने लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस नहीं दिए हुए, ये दिए हैं सर 12 मंथ 12 मंथ ही दिए ना, लाइफ टाइम तो नहीं दिए। तो चूंकि दिए नहीं तो इसलिए इसको ये कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं हुआ, इसलिए उसने नहीं कहा। इसलिए कहने की जरूरत ही नहीं थी। दोनों देता तो फिर कहता ना कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ। जी सर। ठीक है, तो अब हम 8 मिलियन को कहां ले आए, सर 6 पे 6 पे। तो इम्पेयरमेंट गेन आ गया, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। लॉस अलाउंस OCI लिखना नहीं भूलना। सर इसके नंबर होंगे। यार हम बताएंगे ना कि OCI में जा रहा है, अगर आप OCI नहीं लिखेंगे तो कैसे पता OCI में जा रहा है, तो लिखना है OCI। और इम्पेयरमेंट गेन कह दें, P&L कह दें, कोई मसला नहीं। सर इसमें ये अब तक मुझे मुश्किल मतलब कंफ्यूजन हुई थी। हमने आज तक इम्पेयरमेंट लॉस पढ़ा है तो एंड पे होगा, ईयर एंड पे। तो ये रेंट पे खड़ा हूं मैं। नहीं ये जो इनिशियल वाली एंट्री हम पहली दफा करते हैं। जी जी। सर वो इस टॉपिक में आते हैं पहली बार। तो इस टॉपिक में टोटली नया कॉन्सेप्ट है इम्पेयरमेंट लॉस का, पहले वाला है ही नहीं। एक्सपेक्टेड लॉस है यहां पर। वो हो चुका होता है जी। ये एक्सपेक्टेड है। कितने से, 6 मिलियन से? जी सर। जी सर। नहीं सर इसका डिफरेंस 2 मिलियन से। सर ये जो एरर वाला उसने दिया हुआ है तो इससे कुछ भी नहीं करना। क्या ये जो आखिरी पैराग्राफ क्या हम इस सवाल को IAS 8 का बना के कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा अभी आपको इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे समझें कि जनरल एंट्रीज करनी है। ठीक है जी, ये 2018 की एंट्रीज है। तो ये नोट करके जी बिल्कुल कर लें, या बिल्कुल नोट कर लें, क्योंकि ये तो सोल्यूशन में नहीं है ना, सोल्यूशन तो है ही कुछ और। सर IAS 8 का एक पूरा सवाल करवाएंगे। जब IAS पढ़ लेंगे तो फिर सारे IAS पढ़ लेंगे तो। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, अब ऐसा है कि आप लोग जब लेक्चर 35 लगाएंगे उससे पहले आप एक सवाल कर रहे हैं। होमवर्क इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि या होमवर्क ही सर क्वेश्चन ना ज्यादा दिया करें ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। वो आर्टिकल वाले लोग भी है ना, तो वो इससे इतने ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप इसको होमवर्क ना समझें, आप अभी इसको क्लास वर्क ही समझें, क्योंकि आप अभी पढ़ने में बैठे हुए हैं। अगर तो अभी कर लेंगे तो कर लेंगे, फिर दोबारा नहीं होना आपसे। तो आप लोग अभी लेक्चर 35 लगाने से पहले एक सवाल कर रहे हैं, और वो सवाल है, आप भी अभी कर दें चाहे, ताकि ये पक्का हो के आगे बढ़े। वो सवाल है जी जून 2019 अटेम्प्ट, समर 2019। ये भी उसमें बुक पे नहीं है क्योंकि ये 2018 तक का एडिशन है। हाँ, जिस स्टूडेंट ने अगर अभी हफ्ता 10 दिन पहले बुक खरीदी है तो फिर वो आ गई हुई थी मार्केट में। बहरहाल जहां भी, चाहे आपके पास इस बुक में सवाल है, चाहे आपको पास्ट पेपर्स में ढूंढना पड़े, जून 2019 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5, 16 नंबर का सवाल है। जून 2019 क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेंच लिमिटेड। ये आप लोग पहले कर रहे हैं
उसके बाद लेक्चर 35 लगा रहे हैं आप। कल मैंने आखिरी क्या सुनाई थी? सर आपने शुक्र पे बात की थी, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का। मसनद अहमद में रिवायत है, सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंबर पर फरमाया, जो थोड़े पर शुक्र अदा नहीं करता वो ज्यादा पर भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। यानी जिसके पास अभी थोड़ा है ना और वो उस पर भी शुक्र अदा नहीं कर रहा, तो अल्लाह उसको ज्यादा भी दे देंगे वो फिर भी शुक्रगुजार हो ही नहीं सकता। तो जो थोड़े पे शुक्र अदा नहीं करता वो ज्यादा पर भी शुक्र नहीं अदा नहीं कर सकता। जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं। और जो अल्लाह की नेमतों का का इजहार शुक्र है और उनको छोड़ देना नाशुक्री। अच्छा, यहां पर एक चीज क्लियर कर लें, इजहार और शो ऑफ में फर्क है। जैसे अगर अल्लाह ताला ने मुझे आफियत दी, इतना माल दिया कि मैं अच्छा खा सकूं, अच्छा पहन सकूं, सवारी अच्छी कर सकूं, तो अगर मैं सवारी गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूं और मैं उसके बजाय कि नहीं पेट्रोल बड़ा खर्च होगा, मैं पैदल आ रहा हूं, पैदल दौड़ता हुआ चला आ रहा हूं या खोती अड़ी से लिफ्ट ले रहा हूं, कभी कभी चिंची पे बैठ रहा हूं, धक्के खा रहा हूं, भाई अल्लाह ने आसानी दी हुई है तो मैं उसको इस्तेमाल करूं। अगर अल्लाह ने खाना पैसे दिए हैं, मैं कहूँ नहीं पैसे बड़े खर्च होते हैं और नहीं दिन में 3 वक्त नहीं बस 4 दिन में 2 दफा खाना खा लिया करूंगा, कंजूसी, तो ये अल्लाह की नेमत का इजहार नहीं हो रहा। अगर अल्लाह ने नेमत दी है, कपड़े हैं, अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, तो फिर भी वही गंदे बुसीदा एक ही सूट 4 साल चलाएं तो ये नाशुक्री है। तो अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उनका इजहार। हाँ, एक है शो ऑफ, होता है दूसरों को जलाने के लिए, सड़ाने के लिए। अल्लाह को पता है क्या शो ऑफ है और क्या क्या इजहार है। अल्लाह की नेमतों का इजहार शुक्र है, यानी अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं अगर हम उसका इजहार कर रहे हैं तो ये शुक्र की अलामत है। और उनको छोड़, देखें इसकी मिसाल ऐसे समझें कि अगर मैंने किसी बच्चे को या वैसे किसी फैमिली में किसी को गिफ्ट दे दिया, अब वो बच्चा कि एक बच्चे को मैंने टॉय दिया गिफ्ट में या कोई और इसी तरह की चीज, और वो उससे मेरे सामने खेल रहा है, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है या उसने वो कहीं कोने खुदर में फेंक दिया और दोबारा वो डब्बे को हाथ नहीं लगाया, ये खुशी की बात है। तो उसने मेरे दिए हुए तोहफे को इस्तेमाल किया ना। फिर इसी तरह मैंने अगर किसी बच्चे को गिफ्ट दिए कपड़े और वो कपड़े उसने पहने हैं तो मेरे तोहफे की कदर की है उसने। तो जब उसको कोई नेमत मिली है तो उसने उसका जब इजहार किया है तो ये शुक्र करने की अलामत है। और अल्लाह की नेमतों का इजहार शुक्र है और उनको छोड़ देना नाशुक्री है। और जमात पर रहमत यानी इकट्ठे रहना, जमात पर रहमत और फिरका बंदी अजाब है। चले लेक्चर 35 में मुलाकात होती है, लेकिन आप पहले ये समर 2019 का सवाल करिए फिर लेक्चर 35 लगाइएगा। बल्कि वो बंद करने से पहले एक बात याद आ गई, वो आपने इसमें 2015 और 2016 ये एंट्रीज करनी है, 17 और 18 भी नहीं करनी, यानी ये आधा करना है सवाल। अभी आपको मैंने जितना पढ़ाया है वो 2015 और 2016 तक है। जो 2017 और 18 है ना, ये वाली चीज मैंने भी आपको पढ़ानी है। आप इसमें सवाल में देखेंगे ना तो एक लाइन लिखी हुई है कि ऑन 31 दिसंबर 17 FL डिटरमाइंड दैट डिबेंचर वाज क्रेडिट इंपेयर्ड, ये पढ़ाना है आपको मैंने भी। तो ये आप 2017 और 2018 ये 2 साल रहने दें, 15 और 16 वाली एंट्रीज आपने करनी है। चले अब आप जाएं और सवाल करें, फिर लेक्चर 35 लगाना।